नमस्कार। कभी सोचा है ये कैसे हो सकता है कि एक मामूली सी ट्रेडिंग कंपनी जो बस मसाले और कपड़ा खरीदने आई थी, वो एक पूरे के पूरे उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर ले? तो चलिए आज हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। जरा ये देखिए, साल 1600 में ये लोग सिर्फ व्यापारी थे, ट्रेडर्स। और फिर 250 साल से कुछ ज्यादा वक्त में 1858 तक ये शासक बन गए, रूलर्स। व्यापारी से शासक बनने का ये जो सफर है ना, यही हमारी आज की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। आज का हमारा ये सफर 5 हिस्सों में होगा। हम रानी के एक कागज से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे व्यापार करते करते एक साम्राज्य की नींव रखी गई। उन लड़ाइयों की बात करेंगे जिन्होंने भारत की किस्मत ही पलट दी। समझेंगे कि कंपनी असली हुक्मरान कैसे बनी, और आखिर में देखेंगे कि इस सुपर पावर का अंत कैसे हुआ। तो हमारी कहानी शुरू होती है लंदन की एक सर्द रात से। पहला चैप्टर, रानी का कागज और कंपनी का एक बहुत बड़ा सपना। तारीख थी 31 दिसंबर साल 1600। क्वीन एलिजाबेथ I एक दस्तावेज पर साइन करती हैं जिसे कहते हैं रॉयल चार्टर। बस एक सिग्नेचर और उस एक कागज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे एशिया के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली दे दी। कह सकते हैं कि यहीं से, इसी पल से सब कुछ शुरू हुआ। उस वक्त कंपनी का सपना पूरी तरह से कमर्शियल था। उन्हें क्या चाहिए था? भारत के मसालों पर एकाधिकार, रेशम के व्यापार पर कंट्रोल, कपास तक एक्सक्लूसिव पहुंच और नील के रंग पर अपना दबदबा। मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना था। हुकूमत करना तो दूर दूर तक ख्याल में भी नहीं था। तो सवाल ये है कि ये जो कारोबारी कोशिशें थीं, वो एक साम्राज्य की नींव कैसे बन गईं? चलिए अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। देखिए, कंपनी के लिए शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज से सूरत पहुंचे। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की इजाज़त मांगी, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। मतलब कामयाबी पहली बार में नहीं मिली। लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। 8 साल बाद 1616 में सर थॉमस रो की डिप्लोमेसी काम कर गई। उन्होंने अपनी बातों से सम्राट जहांगीर को इम्प्रेस कर लिया और आखिर में भारत में फैक्ट्रियां खोलने की परमिशन ले ही ली। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने कंपनी के लिए भारत के दरवाजे सही मायनों में खोल दिए। और जैसे ही इजाजत मिली, कंपनी ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। 1640 में मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। फिर 1668 में उन्हें ब्रिटिश क्राउन से बॉम्बे मिल गया और 1690 तक कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव भी रख दी गई। ये 3 शहर, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, आगे चलकर उनकी पावर के मेन सेंटर बनने वाले थे। और अब हम कहानी के तीसरे और शायद सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। वो लड़ाइयाँ जिन्होंने हमेशा के लिए भारत का नक्शा बदल दिया और एक ट्रेडिंग कंपनी को एक मिलिट्री पावर बना दिया। भारत में कंपनी का असली कंपटीशन किसी भारतीय राजा से नहीं था, बल्कि फ्रांसीसियों से था। 1746 से 1763 के बीच हुए कर्नाटक युद्धों में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। इस जीत ने उन्हें इंडिया में सबसे बड़े यूरोपियन पावर बना दिया और यहीं से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जाग उठी। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 23 जून 1757, प्लासी का युद्ध। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक गेम चेंजर थी। मैदान में एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव की लीडरशिप में कंपनी की एक छोटी सी सेना। ये एक लोकल रूलर और एक बेहद एम्बिशियस कंपनी के बीच की सीधी टक्कर थी। सच तो ये है कि ये लड़ाई हथियारों से कम और धोखे से ज्यादा जीती गई थी। नवाब के ही सेनापति मीर जाफर ने उनके साथ गद्दारी की और जीत सीधे रॉबर्ट क्लाइव की झोली में डाल दी। बस एक धोखा, और उस एक धोखे ने सिर्फ एक जंग का नतीजा नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल कर रख दिया। अगर प्लासी की जीत धोखे का नतीजा थी, तो बक्सर की जीत ने कंपनी की मिलिट्री पावर पर पक्की मोहर लगा दी। इस बार उन्होंने किसी एक नवाब को नहीं, बल्कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और खुद मुगल सम्राट की मिली-जुली सेना को हराया। अब कोई शक नहीं बचा था कि असली ताकत किसके पास है। बक्सर की जीत के ठीक बाद 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को दीवानी राइट्स दे दिए। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स वसूलने और सिविल मामलों में इंसाफ करने का अधिकार अब कंपनी का था।
आसान भाषा में कहें तो वो भारत के सबसे अमीर इलाकों के असली खजांची और जज बन गए थे। और अब हम चौथे चैप्टर में हैं, जहां कंपनी एक कॉरपोरेशन से धीरे धीरे एक सरकार में बदल गई। ये बदलाव कानूनों के जरिए हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश सरकार ने कंपनी पर कंट्रोल करना शुरू किया। 1813 में उनका ट्रेड पर एकाधिकार खत्म कर दिया गया। 1833 तक आते आते कंपनी सिर्फ शासन कर सकती थी, व्यापार नहीं, और आखिर में 1858 में कंपनी का राज पूरी तरह से खत्म हो गया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि इस सुपर पावर का पतन आखिर हुआ कैसे। सालों से जो गुस्सा और नाइंसाफी लोगों के दिलों में जमा हो रही थी, वो 1857 में एक जबरदस्त विद्रोह के रूप में फट पड़ी। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस बगावत ने कंपनी की जड़ों को हिला कर रख दिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को यह एहसास दिला दिया कि अब कंपनी भारत पर राज नहीं कर सकती। तो 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया और सारी की सारी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। कंपनी का राज खत्म, ब्रिटिश राज शुरू। और फिर 1874 में वो कंपनी जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशन हुआ करती थी, उसे चुपचाप फॉर्मली बंद कर दिया गया। व्यापार और जंग पर बने एक साम्राज्य का एक बहुत ही खामोश अंत। और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म होती है। पर एक सवाल तो छोड़ ही जाती है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल बन कैसे गई। ये कहानी हमें एक जबरदस्त याद दिलाती है कि कैसे महत्वाकांक्षा, कूटनीति और धोखा मिलकर दुनिया का नक्शा तक बदल सकते हैं।